हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर के इस सेशन में। केरल 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर। 27 जून 2025 को केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020-25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस मूल्यांकन में केरल को 76.22 स्कोर मिला है। यह एकमात्र राज्य है जो बहुत अच्छा राज्य रेटिंग प्राप्त हुई। इसमें केरल के अलावा अन्य भी राज्य हैं। केरल बहुत अच्छी श्रेणी में आया है, कर्नाटक अच्छी श्रेणी में आया, फिर पंजाब आया, फिर हिमाचल प्रदेश आया है। छह प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत 22 मानदंडों के आधार पर प्रबंधन प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश का शीर्ष पार्क माना गया है। राष्ट्रीय पश्चिमी घाट में स्थित इस पार्क का क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। इस पार्क में दुर्लभ 16 घास लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की प्रमुख और अंतिम निवास स्थान है। और इस पार्क में नील कुरिंजी फूल जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलता है वो भी आश्रय देता है। यह पश्चिमी घाट के यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। इसका स्कोर 92.97 देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी 92.9 की श्रेणी प्राप्त हुई है। केरल का मध्यकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 12.82 वर्ग किलोमीटर है का स्कोर 90.63% है। और गैलेक्सी मेंढक की एक ज्ञात प्रजाति यहीं पाई जाती है। और हाथियों के गलियारे के रूप में भी यह पार्क महत्वपूर्ण है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन गुणवत्ता का आकलन करने की एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। इसके मुख्य मूल्यांकन घटक जैव विविधता संरक्षण, आवास गुणवत्ता, सामुदायिक सहभागिता, अवसंरचना और अनुकूल प्रबंधन है। इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के मामले में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 85.16 और वहीं सबसे निम्नतम स्थान लद्दाख का है जिसकी रेटिंग सबसे कमज़ोर है 34.9। शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का द्वारा 18 जून 2025 को शैक्षणिक वर्ष 2022-23-24 के लिए संयुक्त रूप से प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आकलन करना तथा नीति निर्माण एवं हस्तक्षेप के लिए डाटा आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। प्रमुख संकेतक PGI 2.0 में 73 संकेतक हैं और 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल स्कोर 1000 अंकों का होता है। कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश PGI 2.0 के शीर्ष 4 स्तरों में कोई स्थान नहीं बना पाया है। चंडीगढ़ ने 719 अंक प्राप्त किया और 701 से 760 के बीच स्कोर के साथ ग्रेड प्रचेष्टा फर्स्ट तक पहुंचने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बना है। मेघालय ने 417.9 अंक प्राप्त कर आकांक्षी 3 स्तर 10 में स्थान पाया जो सबसे निम्न श्रेणी का है। क्षेत्रीय असमानता चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
और मेघालय जैसे राज्यों का निम्न प्रदर्शन शिक्षा में क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा की गई है। इस वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नेशनल क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगी। 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया, जो 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों, सर्वेक्षण और राज्य वन विभाग, मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पर्यावरणविदों व शोधकर्ताओं के सतत प्रयास का परिणाम है। केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर अब अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित। इस अभयारण्य में 266 से अधिक प्रजातियां तितलियों की पाई जाती हैं, संरक्षित हैं, जो कि ये संकटग्रस्त प्रजाति में भी शामिल है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को एक बार फिर से सिद्ध किया है, जब उसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। और यह महासभा 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा की रक्षा के लिए एक वैश्विक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई है। नई दिल्ली में 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की पहली महासभा आयोजित की गई। यह भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर आधारित है, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर IBCA की घोषणा की थी। IBCA मार्च 2024 में भारत द्वारा शुरू की गई जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के तत्वाधान में गठित है। यह उन 95 देशों को शामिल करता है जहां बड़ी बिल्लियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसका उद्देश्य और लक्ष्य दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों और घटती आबादी को रोकना है। इस महासभा में भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से IBCA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही SP यादव को महानिदेशक नियुक्त किया गया। बेंगलुरु की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने 21 जून 2025 को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 511 करोड़ रुपए की बोली लगातार यह अनुबंध प्राप्त किया। डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की कि वह फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। डसाल्ट राफेल लड़ाकू विमानों का भी निर्माता है। जून 2025 में डसाल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद संयंत्र में यह 2028 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। डसाल्ट एविएशन के इतिहास में यह पहली बार है कि उसके राफेल लड़ाकू विमान का ढांचा फ्रांस के बाहर निर्मित किया जाएगा। फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव
जेट निर्माण महाराष्ट्र के महान विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZD डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर सुविधा में किया जाएगा। सैफरान और HAL में LEAP इंजन के पार्ट्स बनाने को समझौता। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पेरिस एयर शो के 55वें संस्करण में हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्स लीप इंजन के पार्ट तैयार करेंगी। इसके अलावा सैफरान तेजस MK2 के लिए 110 kN क्षमता वाला शक्तिशाली इंजन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की सूचना जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। भारत सरकार ने 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की, जो 2 चरणों में होगी। इसमें पहली बार जातिगत जनगणना भी शामिल है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचलित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026। जनगणना 2027 जिसे 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यह प्रक्रिया 16 जून 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जो 2 चरणों में होने वाली। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक दर्ज की गई। भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। भारत ने गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। उद्देश्य गहरे समुद्र अन्वेषण, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ जलवायु अध्ययन, अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर में मिशनों का समर्थन करना है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला बस ओवरपास कॉरिडोर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश का पहला बस ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 12 किलोमीटर हिस्सा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। इसमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास। इस ओवरपास के निर्माण में बाघों और तेंदुओं जैसी प्रजातियों की सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकेगी, साथ ही मानव पथ संघर्ष में भी कमी आएगी। भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन किया गया है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में भारत के जंगलों में खुरधारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है। सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्र में स्थिर है, विशेषकर यह मध्य भारत और पश्चिमी घाट में।
गौर घने जंगलों तथा ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है। इसकी संख्या पश्चिमी घाट, मध्य भारत, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर हिमालय की तलहटी में अच्छी है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे पूर्व मध्य राज्यों में इन प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। नीलगाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है। हॉग, डियर और बारहसिंगा प्रजातियां विशेष रूप से घास के मैदानों आर्द्र भूमियों में पाई जाती हैं। जंगली भैंसा प्रजाति अब केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है, जैसे कि असम और छत्तीसगढ़। भारत 2026 से 28 के अवधि के लिए ECOSOC के लिए चुना गया है। भारत को 4 जून 2025 को 2026 से 28 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया है। यह परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के केंद्र में है। ECOSOC के लिए भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, चीन के साथ चुना गया है। एशिया प्रशांत देशों को 4 सदस्यता आवंटित की गई है। भारत का 3 वर्षों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक होगा। भारत 2025 से 28 अवधि के लिए IIAS का अध्यक्ष निर्वाचित। भारत ने 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित हुए चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 2025 से 28 की अध्यक्षता के लिए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। IIAS का संयुक्त राष्ट्र के साथ भी करीबी कार्य संबंध, विशेषकर CEPA कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और UN पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के माध्यम से। IIAS का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन भारतीय भाषाओं के लिए एक देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्तपोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ है। भारत जेन 22 भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मल्टी मॉडल LLMS लार्ज लैंग्वेज मॉडल वे बड़े भाषा मॉडल हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो पर प्रशिक्षित किया जाता है, जो उन्हें जटिल मानव भाषा और मल्टीमीडिया को समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज तथा भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी-खाद। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर अंजी-खाद ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ता है। चिनाब रेल ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। अंजी-खाद ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज होने के साथ ही चिनाब रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चिनाब और अंजी-खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह रेलवे नेटवर्क 272 किलोमीटर लंबा है, 43,780 करोड़ की लागत से बनाया गया है।
भारत ने 2025-26 सत्र के लिए एपीयू की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने हाल ही में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीयू की 2025-26 सत्र के लिए अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। यह जिम्मेदारी जकार्ता, इंडोनेशिया में 2020 से 22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सौंपी गई। भारत ने 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान आधिकारिक रूप से एशियाई उत्पादन संगठन एपीयू की अध्यक्षता ग्रहण की। एशियाई उत्पादकता संगठन एपीयू एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। भारत की अध्यक्षता में संगठन की प्रमुख प्राथमिकताओं में एपीयू विजन 2030 के विकास एवं क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, हरित उत्पादन 2.0 को सतत विकास के ढांचे के रूप में विस्तार देना तथा डिजिटलीकरण, नवाचार, संधारणीयता एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा तथा त्रिपुरा तीसरा साक्षर राज्य बना। मिजोरम की साक्षरता 98.2% पहुँच गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मानकों के अनुसार यदि किसी राज्य या जिले की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक है और 18 वर्ष के ऊपर सभी नागरिक पढ़ने लिखने की मूलभूत योग्यता रखते हैं तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। इससे पूर्व जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बना था। गोवा के 45वें राज्य स्थापना दिवस पर 30 मई 2025 के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। वर्तमान में त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6% तक पहुंच गई है। इस योजना के 5 प्रमुख घटक हैं: मूलभूत साक्षरता, गणना कौशल, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण कौशल, मूलभूत शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, निरंतर शिक्षा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को लक्षित करता है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मृत्यु के बाद भारत ने 7 से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमला कर उसे करारा जवाब दिया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) 2.0 का शुभारंभ। ग्रामीण विकास को डेटा आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) 2.0 का शुभारंभ किया। यह शुरुआत 26 से 27 मई 2025 को नई दिल्ली में की गई, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के अनुरूप बेहतर योजना, निगरानी, शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेही ग्रामीण विकास के लिए डेटा संचालित उपकरणों के साथ 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप पीएआई 2.0 के मुख्य विषय गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण। 27 मई 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की अध्यक्षता डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना है। QTRC के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्वदेशी क्वांटम तकनीक का विकास और परीक्षण के माध्यम से सुरक्षित क्वांटम संचार को बढ़ावा देना, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम
सेंसिंग में रणनीतिक बढ़त हासिल करना आता है। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी। 7 मई 2025 को अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग 3 साल बाद मंजूरी दे दी है। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेल जारी किया। मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई की। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा है। जियो पृथ्वी पृष्ठ थर्मल ऊष्मा। सृजन को बढ़ावा देना और अगले 5 वर्षों के 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। भारतीय रेलवे के पहले 9,000 HP वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 26 मई 2025 को राष्ट्रीय रेलवे के पहले 9,000 हॉर्स पावर HP वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया गया। मेक इन इंडिया पहल के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से विकसित यह शक्तिशाली एकल यूनिट लोकोमोटिव माल परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदलने जा रहा है। इससे भीड़-भाड़, टर्नअराउंड समय, संचालन लागत में कमी आई। दाहोद संयंत्र में 1200 इलेक्ट्रिक माल लोकोमोटिव बनाए जाएंगे, जिससे 89% पुर्जे भारत में निर्मित होंगे। तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति। तमिलनाडु ने अप्रैल 2025 में अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर आधिकारिक रूप से उन भारतीय राज्यों की श्रेणी में प्रवेश कर लिया है जिनके पास समर्पित अंतरिक्ष क्षेत्र नीतियां हैं। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2025 को कैबिनेट ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में महेंद्रगिरी में पहले से ही इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स RPC स्थित है, जो प्रोपेलेंट इंजन के अनुसंधान और परीक्षण में सहायक है। दूसरा भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में निर्माणाधीन है। NIT तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अंतरिक्ष नवाचारों का समर्थन करता है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 15 मई 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया। यह नवाचार शासन और मीडिया में AI उपकरणों के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है, जबकि मानव रोजगार के लिए इसके निहितार्थों पर बहस को जन्म देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित न्यूज एंकर अंकिता के लॉन्च के साथ असम ने डिजिटल गवर्नेंस के एक नए युग में कदम रखा है। असमिया में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन की गई अंकिता राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है, जो भारतीय सार्वजनिक संचार में AI की बढ़ती भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति। भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से ध्रुव नीति संदर्भ और विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस के लिए डिजिटल हब दस्तावेज अनावरण 30 मई 2025 को किया, जो डिजिटल जियो कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में एक बड़ा कदम है। ध्रुव नीति का उद्देश्य देश में एक डिजिटल पता प्रणाली बनाना, जो पते की जानकारी को संरचित और उपयोग करने के तरीके से बदल सके।
डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से ध्रुवीय दस्तावेज जारी किया है। डिजी पिन प्रणाली देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाती है, जो भू